हेलो एवरीवन। सो ये जो आर्टिकल है दिस इज़ अबाउट इन परस्यूट ऑफ ग्रोथ एंड दिस आर्टिकल प्रोबेबली एंड मोस्टली इज़ ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इट्स अ लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड बट हाँ मतलब अगर हम से स्पेसिफिक पार्ट्स देखें देन वी कैन बेसिकली अंडरस्टैंड कि इस आर्टिकल में व्हाट इज़ द ऑथर सेइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा बजट है उसके बारे में बात की गई है। बजट के लिए ही सेइंग दैट लेस इन्फ्लेमेटरी दैन अ कंजम्पशन लेड बजट वुड हैव बीन रिमेन्ड ग्रोथ फोकस्ड। तो बेसिकली ये कह रहे हैं अगर बजट लेस इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेशनरी सॉरी लेस इन्फ्लेशनरी दैन द कंजम्पशन लेड बजट वुड हैव बीन रिमेन्ड ग्रोथ फोकस्ड। जो अभी का बजट है वो लेस इन्फ्लेशनरी है दैन कंजम्पशन लेड बजट एंड ये ग्रोथ फोकस्ड बजट है हमारा, राइट। इसके बाद उन्होंने कहा है न्यू रिस्क इमानेटिंग फ्रॉम एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस आर स्टिल एट लार्ज। मतलब अभी हमारे पास जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं दे आर स्टिल एलिवेटेड राइट नाउ, सो वो मार्केट में दे आर कॉजिंग अ पैनिक। Restoring the liquidity management framework of February 2020. So in this part, he says that said, even with an accommodative stance, the RBI continues normalizing liquidity in a calibrated manner by layering a dynamic approach. इसमें आरबीआई की जो फिजिकल पॉलिसी थी जो कल यानी 10 को रिलीज हुई थी उसके बारे में बताया गया है। 10 या 9 को ऐसे रिलीज हुई थी। सो surprised the market. The benchmark 10-year yield, which has started to ascend a few months back, got a further lift from the sharp rise in the government's borrowing program for the next fiscal year. That said, even to accommodative stand, RBI continues normalizing liquidity in the calibrated manner by layering a dynamic approach and restoring a liquidity management framework for February 2020. With inflation surprising on the upside and being viewed as a potent threat, many central banks are tilting towards faster tightening. Several emerging market economies, especially those following inflation targeting, had started raising interest rates last year in response to in inflationary pressures from food and energy prices. अब जियोपॉलिटिकल बेसिस पे ये तो आपका इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव पे हो गया कि इन्फ्लेशन जो राइज कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स में उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। और जो सेवरल मार्केट इकोनॉमीज हैं जो फॉलो कर रही हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग को हैज़ उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स फ्रॉम फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। बेसिकली फिर तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हो रहा है, सेंट्रल एशिया और यूक्रेन में एस्केलेशन जो हो रही है उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस इज फॉर्मेंटिंग इन्फ्लेशन इवन एज ग्लोबल ग्रोथ स्लोस। मतलब उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस और एनर्जी के प्राइसेस जो है वो राइज कर रहे हैं। चाइना की बात करते हुए इन्होंने बताया चाइना इज द ओनली मेजर इकोनॉमी दैट रेट्स टू स्टेम शार्पली स्लोइंग डोमेस्टिक डिमांड। इकोनॉमी कटिंग रेट्स टू स्टेम शार्पली स्लोइंग डोमेस्टिक डिमांड्स। तो चाइना जो है बस अकेली ऐसी कंट्री है मेजर इकोनॉमी जो रेट्स को कट कर रही है। जो जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स थे बाकी कंट्रीज को बढ़ा रही है बट चाइना जो है कट कर रही है क्योंकि उसको रोकना है। जो उसकी डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है उसको रोकने के लिए चाइना ने ऐसा किया है। Among the systematically important ones, Bank of England was the first one to raise the interest rates. यूरोप के अंदर भी फेस हायर देन एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक kept its option open expected to advance normalization। तो बेसिकली जो बैंक्स हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए बैंक्स ने जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूएस फेडरल रिजर्व की बात है। यूएस फेड जो है जिसे हम कहते हैं फेस्ड विद राइजिंग इन्फ्लेशन विच टच्ड अ मल्टी ईयर हाई ऑफ 7%। 7% की इन्फ्लेशन थी यूएस के अंदर।
The Fed made a U-turn on its inflation in transitionary stance. It now sees persistent pressures and has telegraphed a hawkish stance. S&P Global, एक investment firm, believes that Fed can hike rates, interest rates as much as 6 times in the 2022 starting. तो जो फेडरल रिजर्व है वो 2022 स्टार्टिंग मार्च में इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर देगा और अनुमान ये है कि ये 6 टाइम्स 6x इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक आ सकता है. एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस सिंस फेड्स एक्शन जो है, एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस क्रिएट वॉलेटिलिटी इन कैपिटल फ्लोज एंड करेंसी मार्केट्स एज विटनेस ड्यूरिंग द टेपर टैंट्रम ऑफ 2013. सो आप लोग फाइंड आउट करना कि अगस्त 2013 में क्या हुआ था. While India's external accounts are healthy, हमारे जो external accounts हैं they are healthy क्योंकि हमारे पास higher foreign exchange reserve है और lower current account deficit है and short term foreign debt है. तो इसकी वजह से जो vulnerability global market में हो रही है from high domestic debt and deficit वो हमारी तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ के नहीं आ रही है. तभी RBI ने इतने इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जो है वो सब अनचेंज रखा है since the last time. Going by its evolving communication, the shock from Fed actions is said to be a bigger than before. तो मतलब ये एक स्पेक्यूलेशन है, बट स्टिल ये स्पेक्यूलेशन बहुत ही इंटेलिजेंटली किया गया है. राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स कैन इंक्रीज इंडियाज वल्नरेबिलिटी दो. तो मतलब क्रूड ऑयल की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारे जो डेफिसिट्स हमारे अभी चल रहे हैं उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है. द आरबीआई हैज सो फार रिमेन टॉलरेंट टू इन्फ्लेशन, स्टेइंग डिसाइसिवली बिटवीन द प्रेफर्ड 4% मार्क. तो मतलब इन्फ्लेशन आरबीआई 2 to 6% तक टॉलरेट करता है और अभी इन्फ्लेशन 4% तक है. तो ये 2 to 6 के लेवल के बीच में है, इसलिए आरबीआई बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है. दिस वॉज नीडेड टू सपोर्ट द इकोनॉमी क्योंकि हमारी इकोनॉमी पैंडेमिक की वजह से जो इतनी हिट हुई थी उसकी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. Despite the swift progress in vaccination, attention remains focused on growth as RBI sees inflation coming down from 4.5% नेक्स्ट फिस्कल, मतलब 4.5 से कम होगी इन्फ्लेशन नेक्स्ट फिस्कल में. इट हैज़ प्रोजेक्टेड द इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.8%. इन्होंने स्पेक्यूलेट किया है या प्रोजेक्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. एंड क्रिसिल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रेडिट मैनेजमेंट फर्म है, आई बिलीव क्रिसिल ऑथर इज ऑल्सो अ चीफ इकोनॉमिस्ट एट क्रिसिल. सो दैट्स वाई ये जो क्रेडिट एजेंसी है इन्होंने भी 7.8% का टारगेट लिया है. We assume COVID-19 both the brunt of success and currently growing 8 to 9% below their pre-pandemic levels. We stage a bounce back and script a broad-based recovery. We are all waiting for a bounce back in the economy. With so many moving parts, assessing inflation is a very risky business. Plus, gauging the slack in economy referred to as that output gap. तो ये बहुत important है to understand what is output gap. Output gap. Output gap has become harder with the pandemic induced changes. This complicates the assessment of inflation. We expect retail inflation at 5.2% in the coming fiscal. रिटेल इन्फ्लेशन ये 5.2% एक्सपेक्ट कर रहे हैं. रिटेल इन्फ्लेशन. ऑलराइट. High and rising crude oil prices remain an inflation threat. Of course, वो inflation threat है. Expect crude oil to remain in the band of 80 to 85% per barrel, up 17% from 2021. 17% from 2021. This scenario will not only increase pump prices but can also have a cascading effect on other prices. Fiscal policy, tax cuts is perhaps the best way to deal with the pressures of commodity prices. But given the already stretched fiscal consolidation, you have to understand, हमने एक आर्टिकल पढ़ा था फिस्कल कंसोलिडेशन पे. इंडिया की फिस्कल कंसोलिडेशन जो है बहुत ही पतली है क्योंकि हमारे जो फिस्कल डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है. एंड
अगेन हमारा जो बजट है उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो कैपेक्स पे फंडिंग है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, तो इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट और बढ़ सकता है अनलेस हमारे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ ना हो। तो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ, अ फर्दर कट इन एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल वाज नॉट एनविसाज्ड इन द बजट। तो जो एक्साइज ड्यूटी ऑयल पे हमें कट करनी पड़ेगी क्योंकि इतने प्राइसेस हाई हैं उसके, तो वो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी वजह से फिस्कल कंसोलिडेशन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। द वर्ल्ड बैंक expects non-energy prices to fall 3% in 2022. तो नॉन एनर्जी के प्राइसेस, आई राइट हेयर नॉन एनर्जी प्राइसेस, वर्ल्ड बैंक का प्रिडिक्शन है 3% से गिर सकते हैं। डिस्पाइट दैट नॉन एनर्जी कमोडिटी प्राइसेस विल स्टिल बी 28% अबव 2019 के लेवल से, एंड द प्रेशर टू पास दिस कॉस्ट टू एंड कंज्यूमर्स विल परसिस्ट। मतलब 2019 से जो नॉन एनर्जी है वो 28% से ज़्यादा के लेवल पे है, और ये जो बर्डन है, ये जो प्राइस बढ़ा है, इसका बर्डन कंज्यूमर्स पे आएगा डायरेक्टली। कंपनीज वर अनेबल टू फुली पास ऑन द सोरिंग इनपुट कॉस्ट, particularly those of key metals and energy in 2021. The broad-based recovery expected in the next fiscal will facilitate the pass through the input cost to end consumers and keep the core inflation high। मतलब जब आपका जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स को ट्रांसफर होता है तो कोर इन्फ्लेशन हमारी हाई ही रहती है। It is notable that while the overall consumer inflation came down to 5.2% in April December 2021 फ्रॉम 6%, तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये 6.6% से 5.8% पे आ गई है। बट अभी अगर हम देखें तो जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसके अंदर एनर्जी और फूड को एक्सक्लूड कर देते हैं, वो 5.9% से वेंट अप 5.9% फ्रॉम, तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो 5.4% से 5.9% हो गई है। कोर इन्फ्लेशन और कंज्यूमर इन्फ्लेशन में फ़र्क बताइएगा आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस fiscal, in contrast to global trends, low domestic food inflation has dragged the overall inflation down। मतलब जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी इतना ज़्यादा है नहीं, डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से अभी ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो डाउन है। दिस ट्रेंड कुड कंटिन्यू, अगर मॉनसून जो है वो स्टिल रहेगा तो जो दाम है, जो सब्जियों के और जो फल के फ्रूट्स के जो दाम हैं, जो फूड के इन्फ्लेशन है वो नॉर्मल रहेगी अगर मॉनसून सही होता है। बट इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पिछले 6 कंसेक्यूटिव टाइम से हमारे पास नॉर्मल या नियर नॉर्मल मॉनसून रहा है, तो चांस जो है मॉनसून फेलियर का वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नॉर्मल रहा है मॉनसून। ड्यू टू heightened uncertainty, the monetary policy will largely remain data driven. The RBI will have to keep its eyes peeled for price trends which have so far surprised on the upside in many economies। ऑल राइट, सो दिस वॉज द आर्टिकल। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टफ होगा ये समझने के लिए, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़े से ना क्लियर कर देते हैं आपके स्टार्ट्स को। जैसे कंज्यूमर इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, फेड रेट्स, रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कुछ ऐसे ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके करंट अफेयर्स में फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई जैसे फिजिकल कंसोलिडेशन जो है, तो all these things are very important from the point of view of current affairs in economics, because it's a very dynamic scenario right now. The markets are changing, we are just recovering from a pandemic, so that is why to understand this becomes all the more important। तो इसलिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन and staying this long. All the best. If you like the video, do subscribe and share the channel for more videos like this. Keep supporting us, and yes, thank you everyone. Thank you. All the best.